दोस्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपन से दिल में छेद है और उनके पेरेंट्स महंगा इलाज होने के कारण ये इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अगर हैं तो आपके पास मौका है उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का, उनके जीवन में खुशियां लौटाने का। बी द चेंज पॉडकास्ट ने सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें हॉस्पिटल ने हमें 50 ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद है बचपन से और उनके पेरेंट्स इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी फ्री सर्जरी, जी हाँ बिल्कुल फ्री सर्जरी का कमिटमेंट किया है। तो अगर आप भी इस पॉजिटिव बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी मदद करिए, हमें मदद करिए उन बच्चों को ढूंढने में, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में जिनको ये प्रॉब्लम है और उनकी सर्जरी होनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए और पॉजिटिव चेंज का हिस्सा बनिए। सिर्फ आपका एक शेयर किसी बच्चे की मुस्कुराहट लौटा सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाइए। तो कितने देशों में आप तिरंगा फहरा चुके हैं? तिरंगा भी हम इस बार गए हैं, 30 कंट्री में तिरंगा फहराया है। क्या बात है। तो 7 जुलाई 2018 को वाइट कलर की फॉर्च्यूनर में आप निकलते हैं दिल्ली से लंदन के लिए और पहुंचे कब? और पहुंचे हम 135 दिन के अंदर। सपना तो ट्रैवलिंग का बहुत लोग देखते हैं, पर 10 लाख में से एक आदमी शायद पूरा कर पा रहा हो आज के टाइम में। तो आपने जब ये ट्रिप्स करे, जब पहला ट्रिप करा में अलग अलग कंट्रीज में, क्या आपको कल्चर का डिफरेंस लगा जैसे आप इंडिया से स्टार्ट हुए? सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मैं ह्यूमन्स बिहेवियर जो था मैं वो स्टडी करना चाहता था। खून के रंग के लाल होने के अलावा एक और भी बड़ी चीज़ है जो हमारे और हर इंसान में कॉमन है, वो है हमारे इमोशन। अच्छी सोच वाले कम होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट मुझे लगता है जब होता है तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, आपने कुछ सेलिब्रिटीज भी मिले होंगे। जी। तो स्पेशल एनकाउंटर्स आपके सेलिब्रिटीज से कोई प्लान्ड अनप्लान्ड कैसे रहे? मेरे साथ में जितने भी लोग मुझे आज तक मिले हैं ना, कोई प्लान नहीं था। जर्नी का मज़ा तब होता है कि अनप्लान जर्नी हो। कई 1000 किलोमीटर, कई लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी इंडिया में भी। और कैसे आप अपने आप को ड्राइव करते हैं? क्या फोर्स है? फोर्स एक ही है, पागलपन है। जब आपका जुनून हो ना और पागलपन तक की हद तक जुनून हो तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक चेंज मेकर पर्सनालिटी को लेकर। दोस्तों, आज की जो हमारी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं वो एक इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, आपको उनसे मिलकर ये लगेगा कि क्या वो नौजवान हैं या हम नौजवान हैं। जो उनके काम है, कारनामे हैं या जज्बा है वो देखते ही बनता है। बिल्कुल डिफरेंट लीग, अपनी एज को मात देकर बिल्कुल डिफरेंट लीग में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे चेंज मेकर गेस्ट सरदार अमरजीत सिंह चावला, जिन्हें टर्बन ट्रैवलर के नाम से भी जाना जाता है। यूट्यूब पे बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और कई बार दिल्ली से लंदन की जर्नी कर चुके हैं। लगभग 87 कंट्रीज़ आज तक घूम चुके हैं और टारगेट है बची हुई 113 कंट्रीज़ करना। आज हम वेलकम करते हैं टर्बन ट्रैवलर चावला जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट बी द चेंज पर। थैंक यू जी, थैंक यू राज। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, व्यूअर्स जानना चाहेंगे, 60 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि भाई नी का ऑपरेशन कराना है, हार्ट की सर्जरी करानी है और थक गए अब ज़िंदगी के करके, और आप बिल्कुल ही डिफरेंट लीग पे चल पड़े अपनी गाड़ी उठाकर लंदन। बस ये एक जुनून है, पागलपन है, शौक़ है, ज़िद है, इन सब चीज़ों का कंबाइन एक मिक्सचर है। या इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि मेरा सपना था जो मेरी ज़िद में बदल गया। तो 40 साल पहले जो सपना आपने देखा हो, 40-45 साल पहले जी, और उसको करने का मौका अगर आपको अब मिल रहा है तो कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। सर, मैंने स्टडी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बहुत देखते हैं, मुझे भी बहुत शौक है ट्रैवलिंग का।
मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सर्च करता रहा, मतलब इतनी एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग इस एज में मुझे कोई भी नहीं मिला ऐसा। मतलब जैसे हमने यूएस में देखा है, कनाडा जी। में देखा है, तो लंबे रोड ट्रिप्स पे पोस्ट रिटायरमेंट निकल जाते हैं, वो कहीं कहीं आपका वो वाला रुझान लगता है। लेकिन उनका एक बड़ा एक लिमिटेड दायरा है और एक ग्रुप्स के साथ चलते हैं कि 50-100 हार्लेस का ग्रुप जा रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल कैसे सोचा कि भाई अकेला ही निकल जाऊंगा, और इतनी लंबी जर्नी दिल्ली टू लंदन, लंदन जाना, क्या विचार था? दिल्ली टू लंदन का विचार ऐसा था कि जैसे आप फरीदाबाद से हो, तो मैं भी फरीदाबाद में रहता था। जी। वहाँ हमारा एक होटल था, गेस्ट हाउस था। तो ये बात है 1979 की, बिफोर माय बर्थ। या तो कनॉट प्लेस में मैं किसी लड़की से मिला था, वो बैग पैकर थी और हॉलैंड से आई हुई थी। तो आप किसी से मिलते हो तो थोड़ा बहुत एक दोस्ती यारी हो जाती है। उसके बाद वो लड़की सेम हमें भटखल लेक पे जो होता था, वहाँ पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, उनका स्विमिंग पूल था। तो हमारा रेस्टोरेंट था, तो लंच के बाद हम लोग निकल जाते थे 4 बजे करीब वहाँ स्विमिंग करने के लिए, और शाम को 7-7:30 आते थे वापस। तो वो लड़की हमें वहाँ पर भी मिल गई दोबारा, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। तो मैं और हमारे एक दोस्त थे, मिस्टर कमल जैन, हमारे पड़ोसी थे। तो वो हम दोनों की वो कॉमन फ्रेंड थे। तो फिर उनको हमने इनवाइट किया, हमने कहा आप आके हमारे साथ हमारे गेस्ट हाउस में भी ठहर सकते हो। सो दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड दे स्टेड विद अस फॉर अबाउट 15 दिन तक हमारे साथ रहे। तो वो कहानियाँ सुनाते थे कि ट्रैवलिंग की कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो साला देख देख के रात को बैठ के दारू पीते थे और कहानियाँ सुनते थे उनकी। तो अंदर से जलन भी होती थी और मज़ा भी आता था बड़ा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वो 10-15 दिन रहने के बाद वो चले गए, लेकिन वो जाने के बाद कुछ निशान छोड़ गए हमारे पे कि भाई हमें भी करना है, छाप छोड़ के ये भी हमें भी करना है। तो उस वक्त जैसे वो एक बच्चा एक ख्वाब देख रहा है कि मुझे चांद को छूना है, तो इम्पॉसिबल सा वो था, पर हमने फिर भी सोचा कि हम जाएंगे। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन थी हम लोग करनी शुरू भी की, लेकिन फिर पेरेंट्स ने जो था वो मना कर दिया इस बात पे, जब उनको मालूम पड़ा कि ये बाइक पे करना चाहते हैं। तो अब वो मन की जो थी वो मन में रह गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके कुछ सपने हों जो आपने बचपन में देखे हों और आप उन सपनों पे यकीन करते हो कि मुझे ये करना है, तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्र में वो आपके सामने आ ही जाते हैं। तो मैं अगर इसको यूँ कहूँ तो सही होगा कि मैंने अपने सपने को 45 साल तक यहाँ रख के पाला। सीडिंग वो कर गए थे, उन कपल की जो जर्नी थी वो सीडिंग कर गई थी आपके। तो वो 45 साल जो था वो सपना वो पलता रहा। फिर बिज़नेस बढ़ा, शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी जिम्मेवारियां थी, वो करा, सब कुछ हुआ। तो एट द एज ऑफ 58 तो मैंने अपने बिज़नेस से जो थी वो एक्टिव रिटायरमेंट मैंने ले ली। मैंने कहा मुझे बिज़नेस बच्चे को दे दिया, बेटे को, मैंने तुम संभालो और मुझे अब अपने ड्रीम्स पूरे करने। तो पहला ड्रीम था ये मेरा कि मुझे फ़िल्मों में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना एक स्टूडियो खोला, फिर वहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स बनाई। 87 शॉर्ट फिल्म्स हमने एक साल में बनाई जी। और उसके बाद हमें जनरल वी.के. सिंह से अवार्ड भी मिला। तो वो भी एक साल तक चला। फिर उसमें भी मेरा जो है ना वो बड़ा जल्दी मैं फेड आउट हो जाता हूँ। कोई भी नई चीज़ शुरू करता हूँ ना, तो मुझे 1 साल फिर 2 साल में लगता है कि यार बस अब आगे क्या। तो स्टूडियो के दौरान ही हमें एक बंदा मिला और वो कहता है जी आप एक ट्रैवल पे क्यों नहीं फिल्म बनाते। तो वो मेरी दुखती रग जो थी उसने छेड़ दी। तो मैंने कहा अभी ट्रैवल पे, तो कहता है जी हाँ, यहाँ से दिल्ली से सिंगापुर तक का एक ट्रिप करते हैं, उस पर एक फिल्म बनाते हैं। तो मैंने कहा सिंगापुर का ही क्यों करना है, जब करना है तो फिर लंदन तक का करेंगे। तो हमने सोचा कि हाँ यूरोप पूरा करेंगे। तो फिर यह था कि फिल्म बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए पूरी रेकी करनी पड़ती है, बड़ा सब कुछ था। तो हमने सोचा कि पहले वह फिल्म बनाने से पहले हम रेकी तो करके आए, देख के तो आए कहाँ फिल्म शूट हो सकती है। तो बेसिकली वो ट्रिप जो था वो रेकी करने के बहाने हम निकले, और असल में तो मेरा मन था कि भाई मुझे जाके वो जो करके गए थे वो लोग, तो वो सारी जगहें देखनी है और उनसे भी मिलना है। अब जब वो आए थे तब उसको ना फ़ोन था ना यूट्यूब था, कोई ज़्यादा तो था नहीं, 79 की बात है। तो उनका ना कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेरे पास नहीं थी, ख़त्म गुम हो चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको ढूंढा और इस ट्रिप के ऊपर जो सबसे खूबसूरत बात थी कि मैं उनको उनके घर पे जाके सरप्राइज़ दे के आया। तो आप 45 साल बाद किसी से मिले हो और कैसा लगता जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो, तो वो एक बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था व्हेन वी मीट ईच अदर एंड वी वर इन टीयर्स। और वो जो दोस्ती थी वो
पक्की थी उस वक्त, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 40-45 बाद भी किसी साल के बाद किसी से मिलते हो आप, और वो सेम फीलिंग थी, वो सेम इमोशंस थे। तो वो एक सपना था जिसको करने के लिए मैं निकला था, और धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी बन गया। सपना जो था, जब एक जर्नी करने के बाद ये होता है आदमी के अब आगे क्या, तो फिर आगे की और जर्नी शुरू हो गई। फिर ये था कि अब मुझे पूरी दुनिया करें कर लो, दुनिया मुट्ठी में, तो फिर वो था कि अब तो पूरी दुनिया ही करनी है। चावला जी, जैसे आपने जब आप उस कपल से मिले 79 में, तब आपने सोचा, लेकिन तब क्या पेरेंट्स का प्रेशर रहा कि बाइक पे नहीं करना, सेफ्टी है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और जब आपने जब किया तो अब वो दूसरी फैमिली का प्रेशर हो जाता है, वाइफ का, बच्चों का, और एज भी हो गई, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने डिक्लेयर किया कि भाई मैं चलता, इतना एक बड़ा बिजनेस है आपका, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, तो इतना बड़ा बिजनेस आपने एकदम कैसे सोचा कि मैं सारा बिजनेस बच्चे को दूंगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जो लार्जर देन लाइफ हो, बहुत बड़ा काम हो, और जिसके ऊपर लोग ये सोचते हो कि शायद पॉसिबल है कि नहीं है, तो ऐसे उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। और मेरे साथ आई वॉज अ फॉर्चुनेट वन कि मैंने अपने बेटे से पहले सलाह करी कि भाई मिश्रा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, माई फादर इज़ 92 एंड माई मॉम शी इज़ 86। वाओ। तो उनको टेक केयर मेरे को ही करनी है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि भाई इस तरह मैं करना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है। तो उन्होंने बोला पापा यू गो एंड जस्ट फॉलो योर ड्रीम, बाकी ग्रैंड पेरेंट्स की जो है वो मैं यहाँ पर करूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पीछे आई विल टेक केयर ऑफ इट। वो मेरा बेटा और हम दोनों एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हैं, एक टावर है वहाँ पर 15th फ्लोर पे, मैं रहता हूँ 18th फ्लोर पे, वो रहते हैं। तो वो नज़दीक था, उन्होंने बोला हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, तो थिंग्स फॉर ईजी कि भाई उनका टेक केयर करने वाला कोई है। फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तो उनका भी पूरा सपोर्ट था, क्योंकि वो जब से हमारी शादी हुई वो सुनती आ रही थी कि भाई इसमें जो करना है मुझे करना है। तो उनका भी था कि जाओ करके आओ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बैठी हूँ देख लूँगी सब कुछ। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, तो पेरेंट्स का उनका पहला सवाल ये था कि भाई तुम अपनी सेहत देख लो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है, चाहे 60 साल का हो जाए, किसी उम्र में हो। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे एक चीज़ का पूरा यकीन है कि मुझे ये करना है और मैं इसको करके ही वापस आऊँगा। तो उनकी भी हाँ थी। तो पूरी फैमिली की तरफ से एक बहुत अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉरल सपोर्ट था, और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो फिर मैं और मेरे साथ मेरे 2 कैमरामैन थे, तो उनको लेके मैं फिर निकल पड़ा। ये कौन सा सन की बात है? ये 2018, 7 जुलाई 2018। तो 7 जुलाई 2018 को वाइट कलर की फॉर्च्यूनर में आप निकलते हैं दिल्ली से लंदन के लिए जी। और पहुंचे कब? और पहुंचे हम 135 दिन के अंदर जी। अब मुझे 14 दिसंबर मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को एक बार वहां का सफ़र, मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे सुन रहे हैं मेरे जैसे, जो सपना कहीं ना कहीं लिए बैठे हैं इन चीज़ों का, लेकिन कर नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 लाख में एक आदमी, सपना तो ट्रैवलिंग का बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों को शौक है, पर 10 लाख में से एक आदमी शायद पूरा कर पा रहा हो आज के टाइम में। जी। तो आप हमें उस सफ़र पे लेके चलिए, दिल्ली टू लंदन 7 जुलाई 2018 से स्टार्ट। ज़रूर। तो एक्चुअली जब भी हम ऐसा कोई ट्रैवल करते हैं ना, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कोई भी इस तरीके का ट्रैवल बिना प्रिपरेशन के नहीं होता जी। तो हमें भी 3-4 महीने लगे इस ट्रिप को प्लान करने के लिए, सारा उसका लॉजिस्टिक्स समझने के लिए, उसका पेपर वर्क समझने के लिए। हाँ, काफ़ी वीज़ा लगते हैं, वीज़ाज़ भी हैं, सब कुछ है, लाइसेंसेस भी होंगे। हाँ, उसके लाइसेंस नहीं, परमिशंस होती हैं, तो वो भी लेनी होती हैं। तो हर कंट्री का अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो हमें 4-5 महीने लगे पूरा स्टडी करने में, और उसके बाद फिर हम वहाँ से इंडिया से जब निकले, तो दिल में कहीं ना कहीं ये तो था, एक इसको होता है ना फियर ऑफ अननोन, कि एक अनदेखा डर। हाँ, टेरिटरी डिफरेंट, क्योंकि अब आप अपने मुल्क से बाहर निकल रहे हो, और वो जहाँ भी चाइना रहे हो वहाँ पर पता ही आपको चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे है। आप यहाँ से पाकिस्तान ऐसे बेल्ट में नहीं गए? नहीं, पाकिस्तान वाली बेल्ट से हम इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो हैं वो पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकते। ओके। अब वैसे पाकिस्तान में गाड़ी लेके गया हूँ मैं, जब वापस आया 2019 में, मैं फिर गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ थी, तो उस सिलसिले में मैं अपनी गाड़ी को, मैं आई वॉज अ फॉर्चुनेट, 35 साल के बाद इंडिया से कोई गाड़ी गई थी, तो वो मैं अपनी गाड़ी लेके गया हूँ पाकिस्तान में। लेकिन पास नहीं कर सकते। हाँ, तो वहाँ पर आप वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए आप जा सकते थे। जैसे मैं पिलग्रिमेज वीज़ा पे गया था, तो आपकी फैमिली अगर वहाँ रहती है तो आप जा सकते हो, या पिलग्रिमेज वीज़ा पे जा सकते हो, भले गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, कहीं पर भी हों, तो उसमें आप जा सकते थे।
तो आई गॉट अ स्पेशल परमिशन कि मुझे गाड़ी लेके जानी थी। नॉर्मली लोग जाते हैं बाय एयर जाते हैं या बाय फुट जाते हैं, जो हाँ बाय फुट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वाघा बॉर्डर बाय फुट क्रॉस करते हैं। तो कार से कोई पिछले 35 साल में नहीं गया था और मुझे ये था कि मुझे कार लेके जानी है। सो मुझे परमिशंस मिल गई दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी इधर से भी। सो मैं गाड़ी लेके गया था। तो पाकिस्तान को हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पाकिस्तान का वो एरिया नहीं किया। और उससे और लंबा एरिया हमें कुछ 6-7 हज़ार 8 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा में। तो वो तो बजट हाँ, भी और टाइम भी, और वो हमने पहले ही प्लान करके रखा था, हमें मालूम था कि और मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री करने थे। अच्छा, आपको ये था कि हाँ, वो बेल्ट भी एक्सप्लोर हो हाँ, जाएगा वो पूरा, भी है, क्योंकि पाकिस्तान से शॉर्ट रास्ता है। जी। तो मुझे था ज़्यादा रास्ते, ज़्यादा लंबा अच्छा, रास्ता पाकिस्तान करना से था। तो ये होता होगा, अब यहाँ से दिल्ली से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान ईरान, वगैरह, इराक, हाँ, ईरान से तुर्की। आप टर्की होके निकल गए। तो हम लोग यहाँ से गए पहले नेपाल, ओके। और नेपाल से हमने फिर जो वीज़ा मिलता है, चाइना का ग्रुप वीज़ा मिलता है, वो नेपाल से मिलता है, अप्लाई वहाँ से करना पड़ता है। तो हमने वो लिया। उसके बाद चाइना गए, हमें 14 दिन लगे चाइना को क्रॉस करने में। जी। फिर हम किर्गिस्तान पहुँचे, फिर किर्गिस्तान से कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया और ये सारा सेंट्रल एशिया जितना था, ये हमने पूरा वहाँ से ट्रैवल किया। उसके बाद फिर हम पहुँचे एस्टोनिया। वो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं 3, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। तो ये मेरे ख्याल से शेंगेन के बाहर हैं, ये शेंगेन के नॉन यू कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ हम गए, उसमें शायद एक आध यू में आती है, वही नॉन यूज कंट्रीज है। तो वहाँ से हमने वो कंट्रीज़ करी। और उसके बाद फिर हम वापस आए एस्टोनिया, और वहाँ से हमने शिप पकड़ा, और शिप पकड़ के वही 1.5-2 घंटे की वो थी, राइड थी शिप की। उससे हम पहुँचे फिनलैंड अपनी गाड़ी को लेके शिप के ऊपर। तो फिनलैंड हम गए, फिर फिनलैंड से स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। अच्छा, ऐसे किया आपने ऊपर का हाँ, ऊपर के जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थे, फिर वो करे। फिर हमने वहाँ से एक ओवरनाइट हमने जो था वो स्वीडन जाने के लिए रात की भी जर्नी करी शिप की। तो बड़ा मतलब डिफरेंट काइंड का ट्रैवल था। नॉर्दर्न लाइट्स भी देखे होंगे। हाँ, नॉर्वे में हम जब गए तो फिनलैंड में, तो वहाँ पर हमने नॉर्दर्न लाइट्स भी देखी। नॉर्दर्न लाइट्स तो इस वाले ट्रिप में मैंने देखी थी, पहले ट्रिप में नहीं देखी थी। पहले ट्रिप में क्योंकि हमें फर्स्ट ट्रिप था, तो वो ये था कि चलो जल्दी पहले क्रॉस करें। और इतना डीप, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको 1 हफ्ता 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि वो फिनलैंड से 700-700 किलोमीटर ऊपर जाके है नॉर्थ में। तो वो हमने इस ट्रिप में करी थी। तो फिर वो सारा कर आके फिर हम जर्मनी वापस आए, वहाँ अपना डेनमार्क से जर्मनी आए, सेंट्रल आ गए एक तरह से। फिर जर्मनी आके, और उसके बाद वहाँ से फिर हम बेल्जियम, नेदरलैंड, वो सारा कर आके, और फिर वहाँ से अगर हमें इंग्लैंड जाना होता तो बेल्जियम से फेरी जाती, बहुत नज़दीक था। लेकिन हम वीचोस की पहले वो ऊपर का जो इलाका था वो तो हम छोड़ आए। जो आप ऐसे आ गए ना, वो तो रह गया। अब जो ऊपर के इलाके थे वो वेस्टर्न यूरोप था, रह गई वेस्टर्न यूरोप वो सब वो रह गया। तो फिर हमने वहाँ से नेदरलैंड से दोबारा हमने प्लान किया, और पूरा जर्मनी, पूरा यूरोप क्रॉस किया, और पहुँच गए फिर हम ऊपर अपना प्राग, चेक रिपब्लिक, और उसके बाद वहाँ पोलैंड, हाँ फिर पोलैंड से फिर हंगरी। अच्छा, फिर तो एक तरह से आप वापस आ गए। वापस आ रहे हैं फिर हम। तो हंगरी से फिर नीचे स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, और नीचे फिर पूरा जो था आपका इटली, वो सारा डाउन साउथ तक इटली के सारा हमने किया। अच्छा। इटली से फिर ऊपर आए तो स्पेन से फिर पोर्चुगल। तो फिर आप ऐसे करते रहे, पूरा जिगजैग होता यहाँ से जिगजैग। बिल्कुल। फिर पोर्चुगल गए, तो जितना कोस्टल एरिया है यूरोप सारा का कवर कर लिया, वो सारा हमने। ये तो साउथ कोस्टल हो गया ना एक तरह से, यूरोप का। इटली की बेल्ट हो गई, फिर स्पेन हो गया, वो सारा पूरा हमने कवर किया। फिर पोर्चुगल से फिर हम फ्रांस हो गए, फिर कैलेस पहुँचे। कैलेस से फिर हमने फिर फेरी ली, और उस पर गाड़ी को रख के फिर हम इंग्लैंड पहुँचे। 2-2.5 घंटे की फेरी थी। तो लगभग इसमें जब जाते हैं तो कितनी कंट्रीज आपने दिल्ली टू लंदन में कितनी कवर? हम कर सकते हैं 50 कंट्री पूरे जी। लेकिन उस ट्रिप में मैंने करी थी 33 कंट्रीज़, और वो 40,000 किलोमीटर का सफ़र था, और हम हर कंट्री में घूमे भी। तो अगर आप वैसे देखोगे तो मैप टू मैप देखोगे 40 दिन में हो जाएगा शायद। नहीं 40 दिन में नहीं, 135 दिन लगे थे। नहीं, वैसे अगर देखोगे तो शॉर्ट रूट लेना हो तो आप 1 महीने के अंदर यहाँ से लंदन जा सकते हो, अगर बाय पाकिस्तान जाना हो तो। ठीक है ना, शॉर्ट रूट है वो। लेकिन ये रूट जो था बहुत लंबा था। और दूसरा ये था कि ये ऐसे ट्रिप जो है ये टच एंड गो वाले नहीं होते कि आप जाओ और हाथ लगा के वहाँ से आगे निकल जाओ, फिर फ़ायदा क्या हुआ। आप जाओ, कम से कम टाइम स्पेंड करो वहाँ पर, 2-2 दिन 4-4 दिन तो कम से कम रहो ही रहो। अब कई लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ से हाथ लगाए आगे निकल गए, हाथ लगाए आगे निकल गए, उसका कोई सेंस ही नहीं है कुछ जाने का। वो फिर वो टूरिस्ट होते हैं, ट्रैवलर नहीं होते। टूरिस्ट होते, ट्रैवलर नहीं होते।
अब यहाँ एक दो कंपनी है गुड़गांव में जो ये कंपनियाँ लेके जाती है, हाँ टूर लेके जाते हैं हाँ, पूरा। उनका वो 70 दिन का ट्रिप है। 70 दिन में आप 20 कंट्री करने हैं, तो 2-3 दिन रहोगे तो उसमें क्या देखोगे आप? वो टच एंड गो वाली बात होगी, टच फील वाली नहीं बात आती। है, फिर ना आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप सब कुछ वही कर रहे हैं आपके लिए, तो आपने क्या एक्सप्लोर किया? तो आपने जब ये ट्रिप्स करे, जब पहला ट्रिप करा, तो कल्चर का क्या मतलब, जैसे जैसे आप बढ़ रहे होंगे अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, क्या आपको कल्चर का डिफरेंस लगा जैसे आप इंडिया से स्टार्ट हुए? देखो, मेरा जो मकसद बड़ा क्लियर था। मेरा मकसद जो था, पहला ट्रिप का जो मकसद था, वो तो ये मकसद था कि मेरा ड्रीम था, मुझे जाना था। तो उसमें जी। इतनी बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। उसके बाद वो ट्रिप करने के बाद जब मेरा अभी सेकंड ट्रिप जो मैंने अभी करा 14 अगस्त 2024 में मैंने शुरू करा था भाई, तो उस ट्रिप में आते आते आई वॉज मच मोर मैच्योर्ड एंड प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग। और दूसरा क्या होता है, मेरा मानना है कि हर ट्रिप का एक मकसद होना चाहिए, ठीक है ना। उस वक्त का जो मकसद कि मुझे जो है वो पूरा ट्रिप जो है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जाना है, तो वो ड्रीम्स की एक बहुत बड़ी वैल्यू थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वो देखते थे कि एक आदमी इस उम्र में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो इतने साल पहले उसने देखा हो और गाड़ी चला के यहाँ तक आ गया, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे इसको। तो लेकिन इंडिया में वो उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं थी। वो कहते हैं ड्रीम की सदारा को तो पैसे बहुत वादू ने ऐसा करके चले जा रहे ने, तो लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत थे। सही बात है। अब उनको क्या पता कि भाई ड्रीम की क्या वैल्यू होती है। सर देखो, ड्रीम रखता सब है, लेकिन जो जी पाता है ना, उससे एनवियस होते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई ये कर लिया, अब इसके लिए कुछ तो बोले। वो कुछ ऐसा था। पर इस बार जब हम गए तो हमने उसको पूरा स्ट्रक्चर करा था। हमारे मोटिव थे 3, जिसमें था एक पहला था जैसे कि हर देश तिरंगा, जिस कंट्री में हम जाएं वहाँ पर इंडिया का फ्लैग जो है वो हम लहराएं जाके, तो बहुत बड़ी हमारे लिए वो बड़ी बात थी। और दूसरा था हमारे लिए कि वन अर्थ वन फैमिली। अब जैसे स्लोगन है हमारे इंडिया में वसुधैव कुटुम्बकम। अब वसुधैव कुटुम्बकम किसी गोरे को आप बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा जी, ठीक है ना। अब उसी को ट्रांसलेट करके अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मोदी जी ने कहा वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो हमने इसको किया कि वन अर्थ वन फैमिली, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो वन अर्थ वन फैमिली का स्लोगन हमारे पास था, जिसको हमने जाके प्रमोट किया वहाँ जाके। और उसके बाद एक और बहुत खूबसूरत चीज़ थी, वो थी मिलियन हग्स। अब मिलियन हग्स एक ऐसा इमोशनल वो था कि इसमें हमने ये किया था कि जब भी हम जाएंगे बाहर और वहाँ जिन लोगों से मिलेंगे उनको गले लगाएंगे। तो उसमें मैंने महसूस किया कि जब आप किसी को गले लगाते हो ना, और एक ऐसी सच्ची भावना से आप किसी से को मिलना चाहते हो, हग करते हो, तो मैंने देखा लोग रो पड़ते थे। क्योंकि किसी के फादर ने, किसी की मदर ने, किसी की गर्लफ्रेंड ने कभी उनको गले नहीं लगाया था। तो वो इंडिया में भी है, हमारे यहाँ भी बाप और बेटे में इतना फ़र्क होता है कि बाप ने कभी, इतने साल हो जाते हैं बेटे को कभी गले नहीं लगाया होता जी, बेटा बाप से नहीं, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ख़त्म करने हैं। ये डिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप में। और वो तभी होता है कि जब आप आगे बढ़ के पहल करो। और एक किसी को गले लगाना एक ऐसी ज़बरदस्त फील है ना, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं कि जो फिर फूट पड़ते हैं और आंसुओं से निकलते हैं। तो वो मैंने जब महसूस करा तो मुझे लगा कि यार इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा पैगाम दे रहे हो कि जो आपके चाहने वाले हैं, जिनको आप प्यार करते हो, उनसे दूरी मत बनाओ और उसको जाके आज ही गले लगाओ, आज ही उनसे मिलो। तो वो दूरियां जो हैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। सर मुझे लगता है शॉर्टेस्ट वे टू किल द डिफरेंसेस इज अ हग। इट्स गो एंड हग समवन, जिससे भी आपके कोई भी, जिसको आपने इतने दिन से नहीं बुलाया हो, या आप किसी फादर एंड सन, जरूर नहीं कि नाराज़गी हो, जैसे फादर एंड सन में डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब वो बाप हैं, वो बाप हैं क्योंकि वो उनको भी उनके फादर ने ऐसे ट्रीट किया होगा। तो वो शायद वो डिस्टेंस, मतलब वो जानबूझ के नहीं होता, वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया है ये, अगर बच्चे सुन रहे हो या पेरेंट्स सुन रहे हो, तो दोनों के लिए है कि अगर आप में डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को किल करने के लिए आपको शब्दों में बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जाइए अपने बेटे को या अपने फादर को या जिसको भी, जिनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस करते हैं कि हमारे में डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, जाके उनको गले लगाइए, देखिए उसके बाद वो कैसा एकदम ब्लास्ट होगा और सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो ये मैंने वहाँ जाके बहुत महसूस करा। फिर जो लोग हमसे मिलते थे, गले लगाते थे, वो हमारे टी शर्ट पे साइन भी करते थे। तो जो टी शर्ट मैंने पहनी होती थी उसके पीछे वो साइन करते थे।
तो बड़े लोगों से मैं मिला जिनके साथ बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। और आपने पूछा था कि आपको जब जाते हो कल्चर वगैरह का, तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि मैं ह्यूमन्स बिहेवियर जो था मैं वो स्टडी करना चाहता था। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई खून का रंग तो सबका एक ही होता है, लाल ही होता है। खून के रंग के लाल होने के अलावा एक और भी बड़ी चीज़ है जो हमारे और हर इंसान में कॉमन है, वो है हमारे इमोशंस। अगर आज मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं या मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, और मैं सोच रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू हैं या रो रहा हूँ, तो वो उनके साथ भी है। अगर उनके एक फैमिली में भी अगर ऐसा कोई दुख तकलीफ होगी तो उनकी आंखों से भी ऐसे रोना निकलेगा, उसमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। और अगर मैं खुश हूँ और वो हैप्पीनेस में हूँ उसमें, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो वो जो मेरी आंखों में जो खुशी की चमक है वो आप उनकी आंखों में भी देखोगे, वो सेम है जी। तो ये जो सुख और दुख के जो हैप्पीनेस और जो सॉरो के जो इमोशंस हैं, इसमें एक रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं है। और ये मैंने हर कंट्री में महसूस करा। इसके लिए कोई भी कंट्री, कोई भी कास्ट, कोई भी किसी किस्म का भी कल्चर, कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। सर देखो, आप जो बात कह रहे हो ना, चाहे वो अल्लाह को माने, चाहे गुरु नानक को माने, चाहे किसी को भी, श्री राम को माने, हर माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार है। बिल्कुल। हर बच्चे को अपने माँ के लिए वही इमोशन है जो इंडिया में होगा, वही रशिया में होगा, वही सेम, बिल्कुल, कोई रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। लेकिन चावला जी, जैसे आप ये बात कर रहे हैं, क्या ये बातें वर्ल्ड लीडर्स को समझ नहीं आती? अभी मैं थोड़ा डिरेल कर रहा हूँ आपके टॉपिक को। नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन आप देखिए कितने आज 2025 में इतना ज़्यादा वॉर का एनवायरनमेंट है, कहीं पर भी देखो, मतलब सुबह सुनो, अब ये आम बात लगती है कि 200 लोग मर गए, 300 लोग मर गए। क्या जो 10-15 लोग होंगे लीडर, ग्लोबल लीडर्स, जो ये सब चीज़ सेटल कर सकते हैं या भड़का सकते हैं, क्या उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती? मुझे सब कुछ समझ में आती हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर मेरा ऐसा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनका एक अपना एक अलग मकसद होता है, ठीक है। और वो जहाँ तक मुझे लगता है वो शायद वो पावर ड्रिवन है कि हर पॉलिटिकल लीडर को एक पावर चाहिए, एक सुप्रीमेसी चाहिए। तो ये एक होड़ है ऐसी पूरी दुनिया में मुल्कों के साथ कि वो अपने आप को एक पावरफुल समझना चाहते हैं, और उनके लिए 1,00,000 2 लाख आदमी मर जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो दे डोंट केयर, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ जी। तो, लेकिन जो ह्यूमन टू ह्यूमन है ना, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, मैं इतने 87 कंट्री में गया हूँ, मुझे किसी एक कंट्री में भी, चाहे हमारे एनिमी कंट्रीज थे या हमारे फेवर कंट्रीज थे, कहीं पर, चाहे पाकिस्तान था, चाहे चाइना था या और मुस्लिम कंट्रीज थे, कहीं पर भी एक भी बंदे ने मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि यार ये तो हमारे दुश्मन है या हमसे कुछ अलग लोग हैं या इनकी सोच अलग है, हमसे कोई नफरत करते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो एक एडवांटेज था मेरी पगड़ी का, मेरे कलरफुल कपड़ों का, मेरी गाड़ी का, जिस पे हज़ारों सिग्नेचर हुए हैं। तो लोग दूर से देखते थे और वो अपने आप ही खिंचे लेते थे। और तो मुझे किसी को जाके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब वो आके मिलते थे और उनके जब एक्सप्रेशंस थे, जब हम देखते थे, वो पूछते थे हमारी जर्नी के बारे में, और देन दे अप्रिशिएट। तो किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि आप इस कंट्री से आए हो या आपका पाकिस्तान से क्या है। तो कभी मुझे तो महसूस ऐसा नहीं हुआ, और उन लोगों को मतलब ही नहीं है। देखो, हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई या सेपरेशन हुआ 1947 में, अब जनरेशन बदल गई, कितनी जनरेशन उसके बाद बदल गई। आज की जनरेशन को, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, कुछ उनको क्या लेना देना है, उनको तो हिस्ट्री पता ही नहीं है। सर, जो उस जनरेशन में भी थे, जैसे हमारी फैमिलीज आई हैं जो वहाँ से, उनको भी कोई सारे जितने पुराने बुजुर्ग हमारे शहर में तो बहुत बैठे हैं। फरीदाबाद में कितने लोग आए थे हमारे, उन्होंने, खुद के पेरेंट्स वहीं थे। अच्छा, उन्होंने फिर भी आके इतना डिसलोकेट हुए, उन्होंने कभी भी वहाँ के लोगों को गाली नहीं दी। देखो, जख्म तो हमारे हैं, जख्म है, लेकिन लेकिन अब जख्म को, अब देखो, टाइम इज अ वेरी बेस्ट हीलर। अब इतने साल गुजर गए, सब कुछ बदल गया, जनरेशन बदल गई। अब इस वक्त हम पुराने जख्मों को कुरेदेंगे देंगे तो उसका तो कोई एंड है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जख्म हमें जो है, पुरानी जो चीज़ें कहते हैं ना, पानी दरिया के नीचे से अगर गुजर जाए तो वापस नहीं लौटता। तो हमारी थिंकिंग, तो गुजरा हुआ समय निकल गया। तो हमारी थिंकिंग यही होनी चाहिए, जो वक्त था उस वक्त जो भी हुआ, जिस कंट्री के साथ हुआ, जिस कम्युनिटी के साथ हुआ, अच्छा था, बुरा था, उस पर बहस करने का अब तो कोई सेंस है नहीं।
वो था, गुजर गया। अगर हम उसको लेके अगर रोते पीटते रहेंगे तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है। हम आगे के लिए सोचें, आगे के लिए अच्छा क्या है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा क्या है, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, बजाय कि आपस में लड़ने के लिए। तो कोई सेंस नहीं है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसके साथ ही। मैं किसी मतलब किसी को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। जैन समाज के 2 मुनि हैं, तो वो जैन समाज में वो लोग पैदल ही चलते हैं। वो यहाँ से लेकर, दिल्ली से लेकर लंदन तक की यात्रा पैदल कर रहे हैं। और उनका है वो पीस मिशन है कि दुनिया में पीस होनी चाहिए, उस मिशन को लेके। ये तो गुरु नानक देव जी की हाँ, उदासी वाला वो है, वो हो गया। हाँ, तो वो तो ऐसी नहीं कि सोच नहीं है, तो सोच है और लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, और मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ, उनकी जर्नी सारी प्लान कर रहा हूँ। तो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। अच्छी सोच वाले कम होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट मुझे लगता है जब होता है तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, जब समय लगता है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। चावला जी, जैसे आपने बताया कि आपकी गाड़ी पे सिग्नेचर कैंपेन भी था, आपने जब ट्रैवल कर रहे थे, आपने कुछ सेलिब्रिटीज भी मिले होंगे। जी जी। तो स्पेशल एनकाउंटर्स आपके सेलिब्रिटीज से कोई प्लान्ड अनप्लान्ड कैसे रहे? मेरे साथ ना जितने भी लोग मुझे आज तक मिले हैं ना, कोई प्लान नहीं था ना, मेरी जर्नी प्लान थी। मेरा एक मानना है कि जर्नी का मज़ा तब होता है कि अनप्लान जर्नी हो, ना आपके पास उसका कोई रूट प्लान हो ना आपके उसका कोई टाइम हो, बस आप अपनी गाड़ी उठाओ और बेसिक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए और निकल जाओ। ठीक है ना। अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जर्नी जिन्होंने करी हुई है। अब बिल्कुल आप नए जा रहे हो तो आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं इतनी जर्नी कर चुका हूँ, तो मेरे लिए तो उस जर्नी का आनंद ज़्यादा आता है जो बिल्कुल अनप्लान्ड हो। आपने गाड़ी उठाई, जहाँ मर्जी रुक गए, जहाँ मर्जी जब आए चल पड़े, कोई टाइम की लिमिट नहीं हो, कोई कंट्रीज़ की लिमिट नहीं हो, बस आप चलते जाओ जैसे नोमैड्स होते हैं। तो मैं उसी तरीके से अपनी जर्नी कर रहा था। और मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितनी सेलिब्रिटी से मिला हूँ, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। जब मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मिला वहाँ पर, तो उन्होंने साइन किया आपकी हाँ, गाड़ी के बोनट पे? मेरे साथ साइन किए बुडापेस्ट में। तो उससे एक दिन पहले हम लोग वहाँ से गुजरे थे और खाना खाना था, भूख लगी थी बड़ी ज़ोर से। तो तभी वो मेरा जो कैमरामैन था उसकी शुगर कम हो गई, तो वो बेचारा एक तरीके से फेट ही हो गया था। तो हमने उसको बाहर लिया, गाड़ी से बाहर निकाला, तो और थोड़ा कंफर्टेबल कर रहे थे उसको। इतने में गाड़ी गुजरी, उसमें एक कपल था, तो उन्होंने देखा, इसके बाद वो वापस आ गए। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी तो इंडिया की है और ये लोग इतने सारे स्टिकर्स हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, वट। तो मेरे नज़दीक आए, बातचीत हुई, तो उन्होंने हमारी हेल्प भी करी रेस्टोरेंट बताने की कौन सा रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो उसके बाद थोड़ी सी फ्रेंडशिप होगी, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा कार्ड है और यहाँ पर हमारा एक रेस्टोरेंट कैफ़े है, तो कल आप वहाँ पर आओ और हम आपको थोड़ा घुमाए फिराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम आगे गए, तो आगे अचानक एक और आदमी मिल गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोला आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ। कहता कैसे घूम रहे हो? हमने कहा जी हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। कहता आओ मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। तो वो वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में, उसका रेस्टोरेंट था, वो वहाँ ले गया। वहाँ का फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था बुडापेस्ट का, बहुत सुंदर। तो उसने बोला कि अपने मैनेजर को बोला कि भाई ये जितने दिन यहाँ पर हैं इनका खाना सब ऑन द हाउस है। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। देखो मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं। तो नेक्स्ट डे हम लोग उसके बाद गए, वो टीटोस का नाम था जिसका रेस्टोरेंट कैफ़े था। तो वो जो था ना, वो फिक्सर था। फिक्सर का मतलब होता है जो जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, जो पूरा मैनेज करते हैं। तो वो लोकेशन देखता था। तो उसने जितने भी वहाँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की वहाँ पर मूवी शूट हो रही थी, ब्लैक फेट, डार्क फेट, जो लास्ट मूवी में भी आई थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, तो उसका वो मैनेज क्रू में लोकेशन मैनेजर था एक तरीके का। तो उसने मुझे बोला, कहता मैं आपको ना एक सरप्राइज़ देना चाहता था, तो लेकिन अब वो ना नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने कहा बता क्या सरप्राइज़ देना चाहता था? कहता है इस तरह मैं ये करता हूँ और मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आया हुआ है, शूट कर रहा है 1 महीने से यहाँ पर, तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता था। तो मुझे मालूम पड़ा कि आप भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो। तो मैंने कहा यार अब तो तूने बता दिया, अब क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई। तो मैंने कहा अभी अब क्या करें? कहता है यार अब तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, पर वो कल रात को डिनर भी था, वो 400 लोगों से मिला है, और मतलब आज वो जा रहे हैं, तो नहीं कल जा रहे थे उस दिन से मेरी बात हुई। तो मैंने कहा फिर? तो कहता अब तो मुश्किल है। मैंने कहा ऐसे काम तो कर, बता दे हमें कहाँ पर वो रहता है, कहाँ रह रहे हैं। तो कहता पहले अपने कैमरे बंद करो, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते थे, जिससे मिलते थे, सब कैमरा ऑन होता था हमारा। तो मैंने अपने कैमरामैन को बोला भाई कैमरा बंद कर दे। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, बोला वहाँ पर एक होटल है, रीजेंट होटल था शायद, तो वो 5 स्टार था, वो बिल्कुल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो वहाँ पर वो रह रहा है। उसकी पहचान ये है कि वहाँ पर जाओगे तो उसकी वो गाड़ी है,
वो खड़ी होगी, उस पर कैलिफोर्निया का नंबर होगा। ओके। हाँ, तो फोर्ड की उसकी गाड़ी थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग उससे मिल गए, सीधा कॉफ़ी पी के पहुँच गए वहाँ पर। तो वहाँ देखा वो गाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये पता चल गया कि ये तो पता लग गया कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इसी होटल में है। उसके बाद हमने वहाँ उसकी गाड़ी यूँ थी और हमारी गाड़ी को 20 फुट इधर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी क्रॉस द रोड। तो अंदर मैं गया, तो अंदर मैंने पूछा, तो वो बोलती, हमका तो प्रोटोकॉल है कि वो डिग्नेटरी है, किसी को आप ऐसे उनको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते कि वहाँ रहता है। तो वो कहती नो सॉरी सर, वी डू नॉट हैव एनी कस्टमर बाय द नेम ऑफ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो मैंने कहा उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है। कहती सर वी डू नॉट नो। मैंने कहा तो अपने GM को बुला दे। तो उसका GM आया, वो भी गिरट, सॉरी सर वी डोंट नो। वो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल है, वो तोड़ नहीं सकते थे। तो इस 80 तक आने जाने में 2-3 चक्कर लग गए मेरे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो बाहर ना एक वो डोरमैन था, वो खड़ा हुआ था। तो जब मैं तीसरी बार वापस आया ना, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पास 20-25 लोग खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं गाड़ी को। तो जब मैं आया तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि भी आप कौन हो, कहाँ से आए हो। कई लोगों ने फ़ोटो खिंचाई मेरे साथ। तो डोरमैन सब देख रहा था। तो वो डोरमैन आ गया, तो कहता सर मैं भी आपके साथ फ़ोटो खिंचा सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो उसने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई गाड़ी के साथ खड़े होकर। तो मैंने कहा कैन आई आस्क यू ए फेवर। तो कहता यस सर टेल मी। मैंने कहा मुझे मालूम है प्रोटोकॉल है आपका, ये तो आप बताओगे नहीं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर यहाँ है कि नहीं है। तो वो मुस्कुरा पड़ा। तो मैंने कहा मुझे खाली एक काम कर दो कि आर्नोल्ड की टीम से किसी भी बंदे से मिलवा दो। तो कहता है हाँ सर मैं देखता हूँ। तो उसके बाद वो करके वहाँ डोर के पास चला गया और उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ था, कोई मेरा 7 फुट का होगा, एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड, तो जैसे बाउंसर होते हैं यहाँ पर। तो उससे वो बातें कर रहा था। तो मुझे लग गया कि भाई ये वही बंदा है, उसी का टीम का। तो थोड़ी देर बाद मैं चला गया वहाँ पर। तो उसने मुझे से मिलवाया, कहते ये उनकी टीम का जो ये है। तो वो सिक्योरिटी हेड था यहाँ बुडापेस्ट की तरफ से, उनकी सिक्योरिटी वो देख रहा था। तो उससे मेरा उसका नाम था जॉन। तो उससे मैंने कहा, उसको मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और मैं उसका फ़ैन हूँ, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो बड़ी पेशेंटली सुनता रहा, सब कुछ सुनता रहा। तो उसके बाद एंड में बोलता है कि ओके सर आई विल कन्वे योर मैसेज टू माय बॉस। उसने फिर भी आर्नोल्ड का नाम नहीं लिया कि आई विल कन्वे योर मैसेज टू माय बॉस एंड इफ़ ही वांट्स टू मीट यू देन विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद यू। तो मैंने उसको अपना कार्ड दे दिया, इसके ऊपर मेरा और मतलब जो नंबर पूरा काम करता, एयरटेल का नंबर था, दुनिया में हर जगह काम करता है। तो उसको दे के हम निकल आए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बड़े एक्साइटमेंट में उसका नंबर लेना मैं भूल गया। तो जब वहाँ से क्रॉस करके निकले थोड़ी दूर तक, आधा घंटा ड्राइव करी, मैंने कहा हो यार ये तो काम गलत हो गया, उसका नंबर तो ले लेते कम से कम फॉलोअप करने के लिए। तो फिर मैं सोचा, मैं कहा मेरे मुकद्दर में लिखा होगा, मिलना तो अपने आप ही कुछ ना कुछ होगा। और वही हुआ। 15 मिनट के बाद उसका कॉल आ गया। कहता सर माई बॉस विल मीट यू टुमारो एट 8:30 फॉर द होटल एट द ब्रेकफास्ट। तो हम लोग गए। क्या मज़ा है। 8 बजे पहुँच गए हम, तो 8:30 की जगह पे। तो वहाँ पर वो 8 बज गए, 8:30 हो गए, 9 हो गए। हर आधे घंटे के बाद वो आए, मुझे माफ़ी मांगे कि हम सॉरी सर आई अपोलोजाइज ही इज़ लिटिल लेट, कल रात को बहुत लेट सोए हैं वो ये वो। तो 10:30 बजे आया अगला, 10:30 बजे आया और 10:30 बजे आते ही साथ उसने सबसे पहले तो माफ़ी मांगी, आई एम सॉरी आई एम लेट। और उसके बाद वो आया, उसके बाद गाड़ी वाड़ी के पास उसने खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। हमने उसका जो भी वीडियो था उससे पूछा, तब उससे पहले हमने वीडियो पूरा गेयर सब लगाए हुए थे। तो उसने बोला कि आप ना ऐसे मत खींचना, उससे पूछ लेना, वो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो वो बोलेगा तो अभी आप उतार लो। तो हमने वो उतार लिए थे। तो उसका जो थोड़ी बहुत जो भी हम इसकी रील या शॉर्ट वीडियो बना सकते थे वो हमने बनाई और उसने साइन वाइन किए, फ़ोटोज़ खिंचाई। उसके बाद जल्दी में था, तो वो बोलता कि आप अंदर आ जाओ, अंदर में मिलता हूँ आपसे। तो वो चला गया। फिर वो वापस आया। अच्छा, मैं जब मेरे साथ फ़ोटो हो गई तो मेरे जो कैमरा की टीम थी, 2 लड़के थे, वो रह गए। तो वो कहते सर हमारी फ़ोटो तो हुई नहीं। तो मैंने कहा तुम लोग सो रहे थे, पहले बता दे। तो वो जा रहा था, उनको रिक्वेस्ट कर देते। तो बोले सर ये तो अब हमारी भी फ़ोटो खिंचा दो आप। फिर मैं जॉन के पास गया। उसको बोलता, कहता है सर शी हैज़ गिवन यू इनफ टाइम। कहता इतना टाइम किसी को नहीं देता। पर मैंने कहा बता यार, एक मैं तो अपने टीम मेंबर को बोलूँगा कि नहीं कर सकता, तो वो बोलेंगे बॉस जानबूझ के नहीं करा रहे। तो तू करे, एक तू बोल दे उनको कि भी नहीं कर सकते। तो वो भी एक तरह से क्रू का मेंबर था। तो वो कहता फिर एक काम करो आप ना, उनको बोलो कि वहाँ एलिवेटर के पास खड़े हो जाए, लिफ्ट में जब उतरेगा तो वहाँ से उनको रिक्वेस्ट कर दें, वो इज़ वेरी ईजी गोइंग, तो आपको मना नहीं करेगा। तो मैंने उनको बोला। तो उससे पहले फिर जब मैं गया उसको मिल के आया, साथ काफ़ी टाइम मैंने गुजारा।
फिर ऊपर चला गया। वापस जब वो आ रहा था तो ये लड़के वहाँ खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो और उसके बाद जाते जाते उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करी कि कैन वी टेक अ पिक्चर। बोला यस। तो खींचते खींचते उसने एक लड़के की जो पिक्चर थी वो ब्लर हो गई। तो बोलता ओ शिट यार मेरी तो फोटो ब्लर हो गई। उसने और ही कर लिया। उसके बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर वो, मैं सड़क के पार खड़ा था, उधर खड़ा था, तो उसने वहाँ से वेव किया मुझे और बोला हे गाइस हैव यू गॉट योर शॉट राइट। तो वो लड़के बोलते नो सर। कम ऑन। कमाल की बात है यार, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा बंदा, कितनी बड़ी पर्सनालिटी कितनी है, बड़ी पर्सनालिटी और गवर्नर वहाँ का रहा हो, गवर्नर भी रहा। और इतनी इतनी बड़ी शख्सियत हो, तो वो अगर आपको सामने से बुला रहा है तो उसको क्रू की वैल्यू पता है कि कैमरामैन की वैल्यू क्या है। और वो गए, उन्होंने फिर दोनों ने फ़ोटो खिंचवाई। उसका फिर वो जब मुझसे मिलने आया था तो पजामे में था, पजामा टी शर्ट पहन के आया था। जब वापस जब आया तो फिर सूट बूट पहन के, सिगार उसके हाथ में, वो फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। तो वो उनके साथ उसने फ़ोटो खिंचाई और फिर देन नंबर हमने शेयर करा, हमारे पास नंबर उसका था, तो नंबर उसने दिया मेरे को अपना। तो वो ये सारा कुछ टोटली अनप्लान्ड था, मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। सतगुरु से भी हम मिले तो वो भी एक लैंडस्लाइड था उत्तराखंड में, हम लोग जग्गी वासुदेव। हाँ जग्गी वासुदेव सतगुरु, अच्छा, इनसे भी हम मिले। तो इनसे भी जब मिले तो वहाँ से, ये कब की बात है? ये अभी इसी अपना 2024 की बात है। हाँ 2024 की बात है। तो उस वक्त हम उनसे मिले तो एक लैंडस्लाइड हुआ था, हम भी खड़े थे उत्तराखंड में, ये भी थे। तो ये वापस वहाँ से देख के आ रहे थे बाय बाइक? नहीं, इस पे कैरावैन पे थे। अच्छा। तो मेरे को किसी ने बताया, मेरे कैमरामैन ने, कि सर वो तो बाइक पे कोई अपना कैरावैन पे कोई आया हुआ है। मैंने कहा ऐसा कौन है कैरावैन पे, जिसको मैं नहीं जानता। तो इतने में वो बोला कि वो तो सतगुरु जी आए हुए हैं। तो सामने से वो आ रहे थे। अब मेरे कोई एफर्ट्स नहीं करे, कुछ नहीं करे, बस वो आए, हमने, मैं इधर खड़ा था, हमने एक दूसरे को आंखों से आंखें मिली, देखा, आई पास द स्माइल, ही पास द स्माइल। तो बस मैं आगे बढ़ा, वो उन्होंने हाथ मिलाया, मैंने कहा बोला जी मैं ये हूँ और ये कर रहा हूँ, सो कैन यू साइन ऑन माई कार। कहता है यस। तो उनकी वीडियो तो देखोगे, वो बम्पर पे चढ़ के ऊपर आ गए उन्होंने, वहाँ पर क्योंकि सिग्नेचर करे। वो खुद भी सर बहुत हाँ बहुत बड़े एविड ट्रैवलर हैं। तो बाई बाइक भी काफी हाँ, हर लंदन साल से ही इंडिया करते तक वो आए थे, बाइक से आए थे हैं। लंदन से तो इंडिया उनको तक। ऐसा लगा होगा, रिकनेक्ट भी हुआ होगा। हाँ देन कुछ उन्होंने बोला मेरे बारे में, वीडियो है उसकी सबकी। तो उसके बाद फिर वो चले गए। सो बड़ा वो भी अनप्लान था। फिर जब सुष्मिता सेन से मैं मिला बॉम्बे में, तो वो भी अनप्लान था। अच्छा, सुष्मिता सेन से भी मिले? हाँ सुष्मिता सेन से भी मिला मैं, बतेरे लोगों से मिला। मतलब फॉरेन कंट्री में तो उनके कितने मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ इंडिया के कितने एम्बेसडर्स, मैं 33 कंट्रीज में 30 कंट्रीज़ के एम्बेसडर से मिला, एम्बेसीज में जाके, इंडियन एम्बेसी में, वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर से, मतलब वो लॉन्ग लिस्ट है। आप ओवरऑल वैसे भी तो आप कल्चर को भी और अपने एक इंडिया को, जो आपका मिशन हाँ, है, मैं एक मिशन उसको प्रमोट कर ही रहा हूँ। हाँ जी, तिरंगा को लेके हाँ, आप चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कितने देशों में आप तिरंगा फहरा चुके हैं? तिरंगा भी हम इस बार गए हैं, 30 कंट्री में तिरंगा फहराया हमने पूरा। क्या बात है। तो सुष्मिता की बात कर रहे थे, उसको जब मैं मिला तो मेरा एक ना फ्रेंड है, उनका बेटा है। तो वो जो बॉम्बे का जो सेलिब्रिटी डेंटिस्ट है, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ का जो डेंटिस्ट है, जो मेन, उसका वो सेकंड हैंड है बिल्कुल। तो वो उसने मुझे बुलाया कि अंकल आप आ जाओ, मेरे जो हैं डॉक्टर, जो मेरे बॉस हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मैं उसको मिलने गया। तो मैं उनके, वो सर्जरी कर रहा था, तो मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ था। तो इतने में सुष्मिता सेन आई। तो उन्होंने रिसेप्शन पे लड़की बैठी थी, उन्होंने पूछा कि गाड़ी किसकी है जो बाहर खड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला ये सर बैठे हुए, इनकी गाड़ी है। सो देन मिला, तो हाथ मिलाया हमने। तो शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो। तो इसको मालूम पड़ा कि भाई इस तरह मैं वर्ल्ड सर टूर कर आपकी रहा हूँ। जर्नी ना, मतलब एक इससे आपको ये लगता है कि मतलब एक आम आदमी के लिए नहीं, हर किसी के लिए, हुज हू के लिए भी, एक सेलिब्रिटी के लिए भी एक एक्साइटमेंट वाली जर्नी है, कि बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। उसके भी आप, उसके जो कमेंट्स हैं आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। सुष्मिता सेन की आपको मैं वीडियो भेजूंगा। अरे आप वीडियो सुना, फिर पता लगेगा आपको। तो उसके बाद हम बाहर गए, उसके साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी। तो फिर उसने बोला मेरे बारे में, फिर गाड़ी पे लिखा, साइन करे, फिर फोटोज वगैरह हमने साथ में खिंचाई, फिर नंबर शेयर करे हमने आपस में। तो ये तो आप मतलब सफ़र पे निकले और एक ट्रेजर जोड़ रहे हैं आप, मेमोरीज का। मैंने कुछ नहीं करा, मेरा एफर्ट ज़ीरो है जी। मतलब मैं जिन लोगों से मिला वो शायद डेस्टिन थे, वो मिलते गए, मुझे मिलते गए। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी बिग ट्रैवलर। उसका भी बड़ा शौक है कि मैं, हाँ, कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँ।
और उसको अपने शेड्यूल उसका टाइट रहता तो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती अलग अलग कंट्रीज़ में, पर उसका बड़ा शौक है, खासतौर से फिनलैंड और स्वीडन जाने का बड़ा शौक है उसको। ये तो एक एक्सपीरियंस के लिए आप जब निकले फिर किया। हमारे जो खालसा पंथ की शुरुआत हुई, जी। जो गुरु नानक देव जी पहले गुरु हुए जी। सिखों के, उन्होंने भी अपने जीवन में उदासीन पे निकले और इंडिया पूरा ट्रेवल करा, जहाँ पर हम देखते हैं पौंटा साहब, कहीं जगह पर ननकाना साहब, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, वहाँ गुरुद्वारे होते गए। इवन मैं तो कई जगह स्टडी कर रहा था, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी हाँ जी, बहुत जगह, मैं सारी जगह पे हो गया हूँ, नेपाल, बांग्लादेश। वो एक स्पिरिचुअल जर्नी आपने भी, जी जी इवन मिडल ईस्ट तक भी गए जी शायद गुरु नानक देव जी जी जी। तो जैसे उन्होंने उदासी में ट्रैवल करा, इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में, स्टेट्स में करा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, जी मिडल ईस्ट, वैसी एक आपने उसको जर्नी को रेप्लिकेट करा और वैसी एक जर्नी करने की कोशिश करी, उसके बारे में बताइए। वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग था, वो भी कोई प्लान नहीं था, मतलब मेरी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें घटी हैं वो प्लान नहीं थी, कुछ भी प्लान नहीं थी। मैं डेनमार्क में था, वहाँ पर एक पत्रकार आया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसने मुझसे पूछा कि आपके सारे आप दुनिया घूम रहे हो, अपना कंट्री घूमा है सारा? तो मैंने उसको बोला हाँ घूमा है, जबकि मतलब पूरे सारे कंट्री तो सारे स्टेट तो नहीं देख सकते। तो कहता आपके कितने स्टेट्स हैं? तो मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली तो मैंने गूगल करा, पता लगा 27 स्टेट्स हैं, तब ये कश्मीर वाले नहीं बने थे। तो मैंने बोला भाई मुझे अब पता कि 27 स्टेट्स हैं, और पर मुझे ये मालूम है कि तेरे 50 हैं। वो अमेरिकन था, एक्चुअली अमेरिकन था, तो आई कुड गेस ही इज़ एन अमेरिकन। मैं मुझे पता तेरे 50 हैं, और मैं अब जाके पहले इंडिया में अपने पूरे करूँगा, मैंने वैसे करे हुए काफ़ी स्टेट्स, मैं पूरे 27 पहले करूँगा, फिर आके तेरे भी 50 करूँगा। सो देन वी बिकेम फ्रेंड्स। अब वो मैं गुस्से में था या ईगो थी या क्या था, मेरे मुंह से वो निकलना था, एग्रेशन में वो निकल गया। पर मैं जब वापस आया तो मैंने सोचा यार बात तो बंदा सही कर रहा था कि मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, पहले अपना कंट्री तो पूरा घूम लेना चाहिए मुझे। अब बिना मकसद के कोई जर्नी होती नहीं है, तो अब हम उसको रिसर्च कर रहे थे कि भाई अगर इंडिया में घूमना है तो कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, सब कुछ। उसी दौरान मेरे को फ़ोन आया, पता लगा कि गुरु नानक देव जी का 550वां, हमारे पहले जो गुरु थे उनका 550वां जन्म उत्सव है। तो और ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो उनकी जब हमने सर्च करी तो पता लगा कि 27 में से उसका 24-25 कंट्रीज़ उन्होंने, स्टेट्स जो इंडिया के, वो करे हुए थे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और मुझे एक मकसद, हाँ वो भी पैदल, तो मुझे एक मकसद मिल गया। तो उसके बाद फिर मैंने उस दौरान मेरी जो PTC चैनल था, उनके हेड जो थे मिस्टर रविंद्र नारायण, उनसे बातचीत हुई, तो मुझे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे जर्नी करनी चाहिए। तो उनको मैंने बोला कि भाई इस तरह ना ये 550th एनिवर्सरी आ रही है, और उस पर मैं एक जर्नी करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए पैदल, वो सारी यात्रा मैं अपनी कार से करूँगा, और मैं और मेरी वाइफ, और उसकी हम वीडियोस बनाएंगे और आप उसको प्रमोट करो, टेलीकास्ट कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, मैं तुमसे कुछ पैसे दूंगा ना तुमसे कुछ लूँगा, सही बात, बस तुम्हें मैं रिलीज़ कर दूंगा तुम्हारा में। बहुत अच्छा। वो प्रोग्राम 3 साल तक चला, क्या बात, PTC चैनल के ऊपर, सुबह शाम दोपहर 3 बार आता था। तो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, मतलब डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट था क्योंकि मैंने उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर जी की जर्नी करी, फिर गुरु गोविंद सिंह जी की करी। तो मकसद ये था कि 10 गुरुओं की करनी थी। तो मकसद ये था कि जिन जिन स्थानों पे हम गुरु नानक देव जी गए, बड़े दुर्गम स्थान थे नॉर्थ ईस्ट में, आप तवांग में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मैं जहाँ जहाँ गए मैं हर जगह पे गया, और मैंने 29 के 29 स्टेट्स पूरे करे। फिर 6 नेबरिंग कंट्रीज़, चाहे वो भूटान था, नेपाल था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, ये सारे मैंने करे। तो और बाहर के भी कंट्री जहाँ हो गए थे, तिब्बत में गए, तिब्बत भी मैं गया, वहाँ पर सारा चाइना वाले साइड पे, फिर उधर था उज़्बेकिस्तान में भी वो गए। मिडल ईस्ट का थोड़ा रह गया मेरा, क्योंकि वो उसमें परमिशंस वगैरह चाहिए थी, तो वो भी हम जाके करूँगा मैं। और फिर उनके किसी ने बोला था पोप, वहाँ पर इटली में भी गए थे, तो मैं वहाँ पर भी गया देखने के लिए, लेकिन वहाँ कोई ट्रेसेस मिले नहीं। तो कहने का भाव है जो उन्होंने जिन जगह पे वो गए, वो मैं और मेरी वाइफ ने 8 महीने तक हमने वो यात्रा करी। और फिर जब कोविड था, तो कोविड के टाइम पे भी हम लोग, मैं और मेरी मिसेस बाहर थे, जब हम गुरु तेग बहादुर जी की जर्नी कर रहे थे। तो और पंजाब में भी थे जिसको कोविड चल रहा था। लेकिन वो एक उस जर्नी ने एक चीज़ की, बहुत अच्छी चीज़ करी, मेरा जो सोचने का नज़रिया था वो बदल दिया।
हम अक्सर बात करते हैं कि आदमी को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, एक छत और 2 रोटी। और फॉर्चुनेटली कह लो अनफॉर्चुनेटली करो, हम लोग जिस फैमिली में पैदा हुए, एक एफ्लुएंट फैमिली थी, बिजनेस फैमिली थी, कभी पैसे की कोई कमी थी नहीं। तो एक आम आदमी ज़िंदगी कैसे जीता है वो हमने कभी वो एक्सपीरियंस करा ही नहीं था, और ना वो एक्सपीरियंस कभी मैं कर भी नहीं सकता था। पर इस जर्नी ने मुझे वो एक्सपीरियंस करा दिया। जब हम लोग निकले घर से तो हमने वाइफ हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों ना कहीं होटल में नहीं ठहरेंगे और ना कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, अनटिल बहुत ज़रूरी हो गुरुद्वारों में ही ठहरेंगे और वहीं पर लंगर करेंगे। तो और वही हमने किया। अब गुरुद्वारों में कहीं अच्छे कमरे भी होते हैं, कहीं माड़े कमरे भी होते हैं, कहीं एसी होता है नहीं होता, कहीं पंखा भी नहीं होता, कहीं रहने के लिए बेड छोड़ो जरिए नहीं मिलती। तो हमने वो सारा देखा, और रात को सोने के लिए छत थी, हर जगह पे कमरा मिल जाता था, और लंगर में रोटी भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी होती थी, तो 2 रोटी खा के आपका पेट भर जाता है। और सारा दिन शूटिंग वूटिंग करके गुरुद्वारों की तो आदमी थके होता है। तो जब रात को हम सोते थे ना, इतनी गहरी अच्छी नींद आती थी, इसका कोई हिसाब नहीं। और ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई रहने के लिए, जीवन जीने के लिए आपको एक रहने के लिए घर और छत हो, और कुछ खाने के लिए अगर रोटी मिल रही 2 टाइम की आपको, तो आप ज़िंदगी जी सकते हो। बाकी ये ब्रांड और ये शोशाबाजी, ये सारे ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी लग्जरी है। जो ज़रूरी है वो आपका है खाना और रहना, बेसिक नीड्स तो है, और उससे आदमी ज़िंदगी जी सकता है, आराम से जी सकता है। वो जब सिक्के का दूसरा पहलू समझ में आया, उसके बाद फिर एक जो देखने का नज़रिया था दुनिया को, लोगों को, वो बदल गया, इंटायरली चेंज हो गया। पर्सपेक्टिव आप उस नज़रिए से देख पाए कि जिसमें 40-50% भारत जीता है। जी, वो वाला एक्सपीरियंस शायद हम लोग कभी नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे आप अपनी स्टोरी बता रहे थे ना कि आप मेडिटेशन के बाद आप स्लो डाउन हो गए थोड़ा सा, तो मेरे भी स्वभाव में इसके बाद ना बड़ा बदलाव आया। क्योंकि वो जो है ना, एकदम आदमी ठहर जाता है वो सोच के, क्यों जब उसको एक्सपीरियंस करता है ना, तो उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है कि यार हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी कुछ और है जो हमसे छूट रहा है। तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो भी फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले तो वैसे ही, तो स्पिरिचुअल जर्नी में वो 3 साल हमने स्पिरिचुअल जर्नी करी, 2018, 2019, 2020, कोरोना के टाइम 2021 तक बीच में हम चले जाते थे, आ जाते थे। तो तीनों गुरुओं की हमने जर्नी करी, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 600 से 650 गुरुद्वारे हमने कवर करे, इतने एपिसोड थे, वो टीवी पे लोग देखते थे। और उससे एक और चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि लोगों के मैसेजेस आते थे, लोग मिलते थे पंजाब में जब जाता था मैं, तो इतना गले लगा के अप्रिशिएट करते थे कि बूढ़ी औरतें और लोग, और कई लोगों के मैसेज आते थे कि भाई हमारे पेरेंट्स आपका प्रोग्राम रोज़ देखते हैं, आपका पिछले दिन आया नहीं प्रोग्राम। तो उससे होता था कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पाँव में घुटनों में प्रॉब्लम है, तो चल नहीं सकते ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनको वो यात्रा वो दर्शन करने नहीं आ सकते। कई लोग जो ठीक ठाक भी हैं, वो इतने रिमोट एरियाज़ में है कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे गुरुद्वारों के दर्शन करने के बाद उनको एक अच्छा फील होता था। तो एक पुण्य का काम था, एक समझो जो होना था मेरे हाथों। एक जो वो उत्तराखंड में बर्फ़ में ढका हुआ गुरुद्वारा है, मेरी मदर की बड़ी इच्छा है। वो अपना क्या बोलते हैं उसको, हेमकुंड साहिब। वहाँ भी मैं गया हूँ। आप गए हैं? हाँ। तो वो तो बहुत ही खतरनाक जर्नी। नहीं खतरनाक तो नहीं, मतलब अब तो उसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। मैंने सुना है कि उसमें रोपवे भी बनाया रही है, बन रहा था, कर रही है। हाँ बन रहा था, तो उन्होंने काफ़ी ऊपर तक सड़क भी बना दी है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं अपनी मदर को लेके जाऊँगा कभी। वहाँ कुछ भी हो, वहाँ पर जिनके वहाँ के हेड हैं, प्रधान जो हैं, वो मेरे जानकार हैं। ठीक है, मुझे बता देना जब जाना हो। ठीक है जी। अब ये बताइए कि आपने इतने किलोमीटर, आप 2-2, 3-3 साल सड़क पे रहते हैं, इस एज में फिजिकली फिट होना, हम भी जैसे 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, उसके ऊपर चलाना, और अगले दिन तो गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता। तो आपने इतना कई हज़ार किलोमीटर, कई लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी इंडिया में भी, और कैसे आप अपने आप को ड्राइव करते हैं? क्या फोर्स है? फोर्स एक ही है, पागलपन। जब आपका जुनून हो ना, और पागलपन तक की हद तक जुनून हो, तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। मेरे साथ ना एक अजीब चीज़ होती है, मेरे को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं मेरे स्टंट मेरे को पड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई है, बॉर्डर लाइन पे शुगर है, ठीक है, पाँव में ज़्यादा लटका के बैठूँ मेरे पाँव सूज जाते हैं, सेलुलाइटिस है पैरों में। फिर भी आप ड्राइव तो खुद करते हैं? उसके बावजूद भी मेरी बैक में प्रॉब्लम है, L1, L2, L5 इसमें प्रॉब्लम है। अगर अटक जाती है मेरी रीढ़ की हड्डी,
तो 2-2 महीने बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ। तो इतने सारे इश्यूज़ होने के बावजूद भी जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, स्टीयरिंग पे बैठता हूँ, तब मेरे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे एक चीज़ याद रहती है कि बस मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं यही करना चाहता था। वो पैशन ड्रिवन है। और रह गया सवाल जर्नी, मतलब कितने किलोमीटर का, तो मैंने कभी किलोमीटर देख के गाड़ी ड्राइव करी ही नहीं। मुझे जहाँ लगता है ना कि बस मैं थका हूँ, मुझे सोना है, तो मैं गाड़ी साइड पे पार्क करता हूँ, वहाँ पर नैप ले लेता हूँ आधे घंटे का, अगर मैं थका हूँ। और मुझे लगा कि जहाँ तक ट्रैवल करना, हमने एक रूल बनाया हुआ है कि सुबह आराम से उठो, कोई 6 बजे 5 बजे 7 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मन आए नहीं करना, रशअप नहीं करना, जिसको मर्जी मन आए उसको उठो, आराम से उठो। और शाम को जब सूरज डूबने लगाओ, उससे पहले अपना जर्नी ख़त्म करके अपना होटल में ठिकाना देख लो। तो उससे आपका कंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी हमने रात में भी जर्नी करी है, रात में भी ट्रैवल करा है, लेकिन वो ये है कि आप पे बोझ नहीं होता कि यार मेरे को उसको इतनी जगह वहाँ पहुँचना है। तो जर्नी में आप करते हो, स्ट्रेस लेके नहीं करनी चाहिए, आपको ईज़ से करनी चाहिए। तो वो ईज़ से जर्नी है। और इतने 3,60,000 से ऊपर ज़्यादा किलोमीटर मैं कर चुका हूँ ड्राइव अभी तक। चावला साहब, ये बताइए कि इतनी कंट्रीज़ आप घूमे, बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ मीडियम। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हो आप शेयर करना चाहें। अच्छा इंसिडेंट मेरे साथ था जिससे मुझे लगा कि मेरी जर्नी का कुछ मीनिंग है। वो ये था, हम डेनमार्क में थे, वहाँ पर एक पेट्रोल स्टेशन पे हम पेट्रोल डला रहे थे, डीजल। तो मेरे साथ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें एक बच्चा था। तो वो आए, वो गाड़ी को इधर उधर देखे, यूँ करे चला जाए, आए देखे, फिर क्लैपिंग करना शुरू कर दे। थोड़ा सा इनडिफरेंट बिहेवियर था उसका। तो उसके बाद उसकी मदर आई, तो वो बोलती कि भाई क्या मेरा बच्चा आपकी गाड़ी में बैठ सकता है? तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो हमारी इंडियन गाड़ी है, राइट हैंड स्टीयरिंग होता है। उस बच्चे ने कभी राइट हैंड गाड़ी देखी नहीं थी, क्योंकि यूरोप था। तो वो लेफ़्ट साइड से आया, तो उसने देखा दिया स्टीयरिंग ही नहीं है। तो फिर वो थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया। सो आई कुड गैस कि भाई ये क्या ढूंढ रहा है। तो उसको फिर मैं उंगली पकड़ के उसको राइट साइड पे ले गया और स्टीयरिंग पे उसको मैंने बिठाया वहाँ पर। और बड़ा खुश, क्लैप करना शुरू करा उसने, खुश था। उसके बाद आया तो फिर मैंने उसकी माँ से पूछा कि भाई कैन ही साइन ऑन माई कार? तो कहती हाँ। तो उसने अब ले आया, 5 साल का होगा मुझको बच्चा, 4-5 साल का। तो आया, उसने छोटी छोटी उंगलियों से अपने वहाँ से उसने लिखा नोवा, NOV उसका नाम था। तो उसके बाद उसकी माँ ने नीचे लिखा सेफ ड्राइव, नोवा एंड कंपनी। और उसके बाद वो चला गया अचानक। और फिर जब वो गया तो मुझे ना थोड़ा इसका बिहेवियर थोड़ा सा लग रहा था, बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो उसकी माँ से फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि वो नोवा कहाँ गया? तो वो फिर उसने वहाँ से फिर बताना शुरू करा उसके बारे में। तो उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, और मैंने पिछले 6-7 महीनों में इसको इतना खुश कभी नहीं देखा जितना खुश वो आज था। तो मेरी तो आंखों से आंसू ना रुके सुन के। तो मुझे लगा कि शायद मेरी जर्नी का जो पर्पज़ है वो आज यहाँ पर वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर मेरी कपड़ों से, मेरी पगड़ी से, मेरी कार से, या किसी भी वजह से कुछ भी एनीथिंग, अगर बच्चे के चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो वो सारे पैसे वसूल, सारी मेहनत वसूल। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता था? अगर इफ आई कैन मेक समबडी हैप्पी, दैट्स द एंड। सबसे अच्छा जो था मेरे लिए वो पूरी जर्नी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मैं मिला, वो एक अलग वो था, लेकिन जो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन जो होता है वो नोवा के से मिलने से हुआ था। चावला साहब, अब आप इतना सब कुछ ट्रैवल कर चुके हैं, नेक्स्ट क्या है टर्बन ट्रैवलर का मिशन? नेक्स्ट तो भी मैंने बताया 113 कंट्री बाकी हैं, तो अभी तो बहुत काम है करने का। अभी तो, पर मैं थोड़ा अब इजी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो अभी भी बीच में हम जो जर्नी अभी आधी छोड़ के वापस आया था यूरोप से, दिसंबर में वापस आ गया था मैं। तो मेरी गाड़ी 6-7 महीने खड़ी रही वहाँ पर। तो अभी भी वही फॉर्च्यूनर चल रही है? नहीं, ये दूसरी नई गाड़ी मेरी, नई फॉर्च्यूनर है। अच्छा, चेंज कर ली। तो वो जो गाड़ी है जिस पे सारे साइंड है, हाँ, वो भी है और ये भी है। सो दोनों गाड़ियाँ हैं और दोनों पे सिग्नेचर है। इस पर भी, उस पर भी हैं, इस पर भी भर गए। दोनों गाड़ियाँ मेरे पास हैं। या अभी हम गए थे तो दोनों गाड़ियाँ लेके गए थे। एक गाड़ी में हमने 2 स्कूटर्स रखे थे, मोबिलिटी स्कूटर्स थे, मेरा और मेरी वाइफ के लिए, कि कहीं पैदल वैदल नहीं चढ़ना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे। अच्छा, वो साथ लेके गए। चावला साहब, अगर हम रोड ट्रैवल की बात करें, कोई यंगस्टर जाना चाहे तो कैसे प्लान करें? कोई मतलब
आप समझिए मैं जानना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं आपसे क्या गाइडेंस ले सकता हूँ और कुछ 4-5 टिप्स आप देना चाहें उसके लिए देखो 2 चीज़ें हैं। मैं वैसे कंसल्टेंट भी हूँ, ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कंसल्टेंट भी हूँ। इंटरनेशनल रोड ट्रैवल किसी ने कहीं भी करना हो, सो आई गिव द क्योंकि एडवाइस। काफ़ी पेपर वर्क भी होता है। हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप खुद कर नहीं सकते, आप इंटरनेट पे सब कुछ है, आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हो, ले सकते हो, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। जैसे हर कंट्री में कौन सा बॉर्डर खुला होगा, कौन सा बॉर्डर नहीं खुला होगा, कहाँ परमिशंस मिल रही हैं, कहाँ चेंज होगी, कहाँ क्या हो रहा है, वीज़ा में क्या इश्यूज चेंज हुए हैं। इतना लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको चाहिए हो, जैसे आपने यूरोप का वीज़ा आपको चाहिए हो, 6 महीने वीज़ा का अलग कम से होता कम है दो। और वीज़ा अलग होता है और एंट्री अलग होती है। आपको वीज़ा भले 6 महीने का मिल जाए, लेकिन एंट्री में तो वो देंगे 15 दिन या 20 दिन की। और मेरे को अगर चाहिए कि मेरे को 120 दिन यूरोप में निकालने हैं या 90 दिन यूरोप में निकालने हैं, तो फिर वो वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और प्रिपरेशन में बहुत सारी क्या चीज़ ले जाएँ, क्या नहीं ले जाएँ, कैसे ट्रैवल करें, कहाँ रुकें, कहाँ खाएँ, कहाँ पिएँ। तो बड़ा कुछ है जो एक कंसल्टेंट आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एडवाइस कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज चीज़ें खुद नहीं कर सकता, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, पर खुद वाला काम जो है वो हिट एंड ट्रायल है। आप रास्ते में कहीं इशू आ गया, अब जैसे मैं आपकी टिप्स की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं अभी पिछली बार जब गया हूँ, अभी 14 दिसंबर को मैं जब लंदन जा रहा था, तो हमारे साथ कुछ हमारे उसी फॉर्चुनेटली वो हमारे साथ थे, तो 7-8 गाड़ियाँ थी, वो भी जा रही थी, अलग अलग स्टेट्स से थी वो गाड़ियाँ। तो वो उनके जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनका ऑर्गेनाइज़र तो नहीं थे एक्चुअली, वो एक थे ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कुदरती हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर, उनके भी वो फ्रेंड थे, तो जान पहचान निकल आई। तो उनके घर में मैं गया, उन्होंने घर पे बुलाया, तो बातचीत हुई। तो बातचीत में उन्होंने मैंने आपस में से बात होती कि आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो अब वीज़े वज़े हो गए ना हो गए। तो बातों बातों में उन्होंने बोला कि हमने सारा पेपर वीज़ा है, ई वीज़ा, रशिया का ई वीज़ा हमने ले लिया है, फलाने का ले लिया, फलाने का ले लिया। जब उन्होंने बोला रशिया का मैंने पेपर वीज़ा ले लिया, तो मुझे लगा यार ये तो इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि बाय रोड जब आप ट्रैवल करते हो तो पेपर वीज़ा जो उसको ई वीज़ा बोलते हैं वो काम नहीं करता है, उसके लिए आपको स्टैम्प वीज़ा चाहिए होता है। ये उनको नहीं पता था। अब उनके साथ 8-9 गाड़ियाँ, तो अगर अब मेरा मन करा कि पहले बताऊँ कि ना बताऊँ, अब ये भी प्रॉब्लम है ना, किसी को फ्री की सलाह दो ना तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो उस दिन तो मैं वहाँ चुप रहा, मैंने कहा अब क्या मैं कहूँ इनको। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। तो फिर ना मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप ये जो वीज़ा आपने लिया हुआ है, ये वीज़ा वहाँ काम नहीं करेगा। कहते हो ही नहीं सकता। मैंने कहा एक काम करो, आपको लगता है कि नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं बता रहा हूँ, आप एम्बेसी चले जाओ, उनसे पूछ लो। तो वो माने ना। मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी, करना करो, नहीं करना ना करो, मैं तो मुफ्त की सलाह दे दी आपको। तो उसके बाद वो गए, एम्बेसी गए, उन्होंने वहाँ पता लगा कि हाँ जो मैं कह रहा था ठीक कह रहा था, उसके लिए स्टैम्प वीज़ा चाहिए पासपोर्ट पे। फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला आई एम सॉरी, मैं आपकी उसका आपने जो बोला मैंने नहीं समझा। अगर वो उस दिन वो उस वीज़ा पे चले जाते तो रशिया ख़त्म था टूर उनका, उनको फिर वापस आना पड़ता। वीज़ा वहाँ से लगता नहीं, पूरा ट्रिप उनका ख़त्म था, और सारा यूरोप के आगे सारे वीज़ा एक्सपायर हो जाते उनके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को नहीं पता होती हैं। अच्छा, मैं भी ये ऐसे कि मैं भी अपनी जो नॉलेज है वो अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। फिर दूसरे क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इतने साल से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो एम्बेसी में भी जान पहचान है, वहाँ पर भी ट्रैवलर्स हैं, हर जगह दोस्त यार हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी दोस्त यार हैं, तो वो अपडेट करते रहते हैं। तो जब तक आप अपडेट करते रहते हो अपने आप को ना, तो देन यू कैन एडवाइस प्रॉपर्ली टू समवन। चावला साहब, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ट्रैवल करा, मैं आपसे रैपिड फायर 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे बोरिंग ड्राइव कहाँ की थी? सबसे बोरिंग ड्राइव, बल्कि इसके सवाल के 2 आंसर हैं। सबसे बोरिंग ड्राइव मुझे लगती है अमेरिका में मैं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि अमेरिका में क्या है, एक तो सीधी है, और उनकी स्पीड लिमिट बंधी हुई है कि इससे ऊपर ज़्यादा ड्राइव नहीं, 120 माइल्स ऊपर ड्राइव नहीं करना, और वो भी कहीं 100 है, कहीं 120 है, और तो वो ना बड़ी मोनोटनस ड्राइव होती है। उसमें क्या होता है, अब ज़्यादा गाड़ी क्रूज़ पे लगा दो तो फिर उससे ऊपर जाएगी नहीं, आप स्टीयरिंग पकड़े बैठे हुए हो और चले जा रहे हो बेवकूफ़ों की तरह। तो वो मुझे बड़ी बोरिंग लगती है। तो फिर उसको मैं वो करने के लिए ना, फिर मैं उसको कभी उस पर लगाता नहीं हूँ, क्रूज़ पे लगाता नहीं हूँ, ताकि एक्शन में तो रहे मोड़। थोड़ा कभी दाएं, जैसे इंडिया में गाड़ी चलाते हैं हम, थोड़ा कभी दाएं कभी बाएं मोड़ ली, कभी कुछ कर लिया, थोड़ा हलचल कर ली, इंडियन स्टाइल ड्राइविंग।
तो वो मुझे बड़ी बोरिंग लगती, क्योंकि जब आप ना सीधे सीधे जा रहे हो, और ऐसा कई कंट्रीज में होता है, हाँ कजाकिस्तान में भी है, कई रूट्स बड़े लंबे हैं, तो सीधा सीधा जाओ तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। और फिर टरेन भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ वो इसलिए साफ सुथरी सड़कें हैं, आप चले जा रहे हो। दूसरा जो है, जो आपको एडवेंचरस लगता है, वो थी खराब सड़कें। उसका एक्सपीरियंस हमने अभी बहुत पहले भी हमने किया था, जब हम गए थे नेपाल गए थे, तो रास्ते में सड़क बहुत, नेपाल से जो रसुआ गढ़ी जो बॉर्डर है चाइना का, वो उसके बीच में सड़कें ख़राब थी, लैंडस्लाइड थे, तो तकरीबन 130-135 किलोमीटर का सफ़र है वो, उसमें हमें उस वक्त करने में 3 दिन लग गए थे, इतनी 5-6 जगह लैंडस्लाइड था, सड़कें टूटी हुई थी, तो रुकना पड़ा हमें। इस बार जब हम गए तो लैंडस्लाइड नहीं था, लेकिन सड़कों पे कीचड़ था, इतना कीचड़ मड था, और वो ट्रक चलते थे, वो नालियाँ सी बन जाती थी, तो छोटी गाड़ियों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो एक बार तो गाड़ी स्किड होके बिल्कुल खाई में गिरते गिरते बची, पर वो एडवेंचर अपना अलग था। मैं नॉर्मली ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ, पर इस बार मैंने काफ़ी ऑफ रोडिंग करी। पर एड्रेनलिन बूस्ट आता रहता है ऐसे रास्तों में। बिल्कुल कुछ एक्सपीरियंस। और ये बताइए चावला साहब, यूरोप में जब ट्रेवल किया तो यूरोप का सबसे सुंदर शहर कौन सा लगा? यूरोप में देखो, शहर की खूबसूरती जो है ना, वो आपको मेट्रो सिटीज़ में नहीं मिलेगी। सब आप चाहे फ्रांस पेरिस चले जाओ, लंदन चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, LA चले जाओ, मुंबई आ जाओ, ये सब जगह ना एक ही जैसी हैं, वही चहल पहल, वही रश और वही हसल बसल, बस खाली आर्किटेक्चर का फ़र्क होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जो शहर जो है, असल शहर वो बसता है गाँव में। और जो ब्यूटी जिसको बोलते हैं ना, कि आप किसी से पूछेंगे आपको कौन सा कंट्री सबसे अच्छा लगा, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो नेचर में है। बिल्डिंग आप कितनी देख लोगे, कहीं 50 मंजिल की होगी, 100 मंजिल की होगी, यही है ना। हाँ, किसी पे ग्लास लगा हुआ, कोई किसी में कुछ है, तो ये आर्किट जो नेचर है, जो उसकी खूबसूरती है, वो आपको देखने को मिलती है गांव में। और गांव है, जैसे उसको बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द हाईवे। अब यहाँ मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग, आप कितनी बार शिमला गए होगे, यहाँ से कई बार गए होगे गाड़ियों में, ठीक है ना। रास्ते में वो ढाबों पे बैठ के आपने वो भी खाया होगा, खाना खुना भी खाया होगा, या इस और के बड़े सारे हिल स्टेशन जहाँ आप जाते हो। हमने कभी कोशिश करी है कि वो जहाँ पर वो ढाबा है उसके साथ एक छोटी सड़क जा रही है, वो नीचे उतर जाती है, वो नीचे उतर जाए, वहाँ नदी बह रही है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। असल शिमला वो है, या असल वो जो भी सिटी हम जा रहे हैं वो वहाँ है, वो कंट्री साइड में है। यही बात वहाँ पर यूरोप में भी है। यूरोप में हम लोग क्या करते थे कि कोशिश करते थे कि हाईवे पे ना जाएँ, जो दूसरा रूट है ना, वो जो कंट्री साइड रूट वो लें। अब मैंने वहाँ से इटली से लेकर पुर्तगाल तक का सारा रास्ता जो है वो कंट्री साइड किया है, कोस्टल, मतलब समुद्र के साथ पूरा, वो डिफरेंट ब्यूटी। तो वो उसकी खूबसूरती कुछ है, वो आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे आप इतनी कंट्रीज कर गए, 30-35 कंट्री करके जाते हैं, तो कितने टेरेन चेंज हो जाते होंगे? मतलब आप देखिए कि कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है। ये आपको ये जो वैरायटी ऑफ जो है ना नेचर, ये आपको यहाँ चाइना में बहुत देखने को मिलता है। चाइना में आपको जो मेनली है, जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, जैसे सारा डेजर्ट है, तो इसलिए चाइना में गोबी डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है जी, तो वो बहुत बड़ा है। तो उसमें आपको वहाँ पर लेक्स भी देखने को मिल जाती हैं रास्ते में, वो पहाड़ भी नज़र आते हैं, साथ में आपको जो है वो खूबसूरती भी है, सारी रेत तो है ही है, तो वो बहुत डिफरेंट है। और यूरोप के अंदर तो सब कुछ ही है, ओशन भी है, लेक्स भी हैं जी, और माउंटेन्स भी हैं, तो और ग्रीनरी इतनी है, तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंट है देखने को। और अभी हम लोग चाइना गए थे, तो हमें वहाँ पर एक ब्रिज नज़र आया, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल, और पूरा हमने इसको शूट करा है। मतलब वो जो रास्ता था, जो इस तरह से कर्व कर रहा था, उसका मतलब देख के लग ही रहा था कि हमको हेवन में आ गए। और ऐसे ही हमने डेनमार्क से, हम स्वीडन जा रहे थे, स्वीडन से डेनमार्क जा रहे थे, तो रास्ते में हमें हम आराम से जा रहे हैं सड़क पे, पता ही नहीं आगे क्या आएगा, अचानक आगे धुंध आ गई, तो देखा कि वहाँ ब्रिज शुरू हो गया, और सामने से वो एक कोई गोल, जैसे सूरज होता है ना, ऐसी कोई चमकदार चीज़ है जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल यूँ, हम मौसमी सूरज देखते हैं, छत ऊपर होता है, क्यों नज़र आ रहा है, और वो है गोलाकार, लेकिन वो अपना शेप चेंज कर रहा है। और जैसे हमने ब्रिज के ऊपर गए, तो नीचे का जो पानी है, जो नीचे हाँ नीचे रिवर था, तो वहाँ पर बादल आए हुए थे, बादल जो थे वो बादल सारे सड़क पे आ गए। अब वो धीरे धीरे हमें पता लगा कि वो जो चमकने वाली चीज़ थी वो सूरज है, वो शेप चेंज कर रहा था अपनी बार बार, और था आंखों के बिल्कुल सामने, यूँ आई लेवल पे था, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट।
तो वो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। फिर हमने वो क्रॉस करा तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ऊपर चलता चला गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं हो। अब सीधी सड़क जा रही है, हमने तो कभी सीधी सड़क देखी नहीं है। आप 100 मील तक आप देखो सीधी सड़क जा रही है, और उसके बाद पूरा होराइजन जो है ज़मीन और आसमान, आप इधर देखो उधर देखो आगे देखो पीछे देखो, मिल रहा है ज़मीन के साथ। और साथ में आपके एक तरफ लेक है और एक तरफ वहाँ छोटा सा माउंटेन है और बीच में सड़क है। वो तो हम देखा तो हम तो रुक गए, मतलब 2 दिन रुके रहे वहीं पर ही। कोई हमारे पास खाना नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ पर लेक के साथ में गाड़ी रोक ली, चेयर थी, निकाल के बैठ गए। मेरे लड़कों को मैंने भेजा, मेरा कोई गांव से कुछ खाना वाना ले आओ जाके। तो वो ये ऐसी चीज़ तभी आप कर सकते हो जब आप खुद कर रहे हो ट्रिप। आप किसी टूर कंपनी के साथ कर रहे हो, वहाँ थोड़ी रोक सकते हो आप। हाँ, वो तो एक व्यू दिखा के अपना, वो तो कहेंगे जी एक के पीछे एक जाना है, वो तो उनका प्रोग्राम सेट है। तो ये एक्सप्लोरेशन की चीज़ें है ना, कि जहाँ आपका मन करेगी आप बस वहाँ पर डेरा डाल के बैठ जाओ, वो तभी कर सकते हो जब आप खुद टूर कर रहे हो। उसका मज़ा ही कुछ और है। तो मैं तो सभी से कहता हूँ कि भाई ठीक है, वो अगर आपको कंफर्ट लेना है तो आप टूर के साथ जाओ, लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आपकी चॉइस है, एक्सप्लोर करना है तो आप जाओ, अपना खुद ट्रैवल करो। और उसका पैसे का बड़ा डिफरेंस है। तो ये है ट्रैवल के बारे में। तो आप बता रहे थे जैसे आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो ये एक्सपीरियंस है चावला साहब, ये जैसे आप सोलो ट्रैवलर या अपने स्टाइल में ट्रैवल करते हैं, वो एक्सपीरियंस तभी ले सकते हैं अगर हम लोग जैसे ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मेक माई ट्रिप, डी पॉल्स, इनके साथ जाते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं, उसमें ये वाला एक्सपीरियंस देखो ट्रिप और वो टूर हो गए एक्चुअली। जो आप जितनी भी कंपनी है ना, तो वो ये टूर कंपनी जितनी है ये आपको साथ लेके जाएंगी, आपको सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे उठाएंगी। आप गाड़ियाँ जा रही हैं, एक के पीछे आप एक के पीछे एक जाओगे, एक जगह पे रुकेंगे, वहाँ होटल आपके लिए बना होगा, वहाँ पर आपने वहीं रहना है, वहीं बुफे लगा होगा, वही खाना खाना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। और ये जो रोड ट्रैवल है, ये मैंने क्यों कंसल्टेंसी देनी शुरू करी, इसीलिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हो सकें और खुद कर सकें। क्योंकि जितने पैसे आप ट्रैवल एजेंसी देते हो उससे आधे से कम पैसे में आप ये ट्रैवल खुद कर सकते हो। और सर मज़ा नहीं आता, मतलब हाँ, अब आपको कंट्री जाते स्वाद ही नहीं आता कि अब रास्ते में आपको रुकना है। मेरे को नहीं उस कंट्री में, उस सिटी नहीं पहुंचना, मैं तो यहीं रुकना चाहता हूँ, लोकल खाना खाना है। हाँ, लोकल लोगों से मिलना है। तो वो चीज़ें उस ग्रुप में नहीं हो सकती, क्योंकि आप रास्ते में कहीं रुक नहीं सकते, अपनी मर्जी से कहीं नहीं रुक सकते, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से सीख नहीं सकते कुछ। बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, उन्होंने आपके पेपर फाइल कर दिए, वीज़ा आप ले रहे हो, वीज़ा के लिए उन्होंने सारे पेपर दिए, तो आपने क्या सीखा? हाँ, लर्निंग भी नहीं हुई। लर्निंग नहीं हुई जी। और ना फिर आप लोगों से नहीं मिल सकते, क्योंकि जब आप रुकोगे नहीं, और वो आपको लेके जाएंगे 2 दिन या 1 दिन या किसी दिन 3 दिन होंगे एक कंट्री में। अब आप इतनी बड़ी जर्नी कर रहे हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, तो कम से कम 5-5, 6-6 दिन तो एक कंट्री में रुको ना मिनिमम, तभी आप इन्जॉय करोगे। जरूर थोड़ी कि आपको 25-30 कंट्री करनी है, आप 15 कर लो, 10 कर लो, लेकिन इन्जॉय करो पूरी तरीके से, ताकि वो आप एक्सपीरियंस अपनी तभी तो आप एक्सपीरियंस आएगा आपको। और वो आप जिस कंट्री में आप कहते हो, कई लोग फूडीज होते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो उनको जब वहाँ रहें छोटे छोटे गाँव में स्ट्रीट फूड खाएं करें। अब वो कहते हैं जी आप एक शाम फ्री, आप शाम में खा लो, अपने रात का खाना आप अपने आप खाओ। तो अपने आप तो खाओ, लेकिन वो तो ओकेजनल हो गया ना। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई छोटा सा सिटी अच्छा लग रहा है, मैं तो रुकना चाहता हूँ 2-3 दिन वहाँ पर, मैं नहीं रुक सकता। तो आप जब खुद करते हो तो आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाती हैं, और आप चीज़ों को खुद सीखते हो। और उसके बाद जब इतने लोगों से मिलते हो, तो हो सकता है कोई आपको वहाँ पर कोई चैनल टीवी का वो भी कवर कर रहा हो, आपका इंटरव्यू भी कोई ले रहा हो, तो आप जब वापस आते हो तो आपके पास कोई कहानी है किसी को बताने के लिए। और आप किस टूर के साथ जा रहे हो, आप क्या बताओगे किसी को कि मैं गया था, उन्होंने सब कुछ मेरा कर दिया और मैं तो बस ये जगह देख के आया हूँ, तो टूरिस्ट हो फिर ना। आप आपको किसी को बताने के लिए वो स्टोरीज है ही नहीं। स्टोरीज तब क्रिएट होती हैं जब आप वहाँ जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, एक्सप्लोर करते हो, और उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। और जो एक्सपीरियंस आपको आता है ना, वो अनमैचेबल एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट मी। मतलब मैं जब होके आया था, आज मैं बैठा हूँ आपके पास, मुझे दुनिया के किसी कोने में भी जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, मेरे पास मोस्टली जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सबके 5-5, 10-10 साल के वीज़े लगे हुए हैं। मगर मेरे को जाना हो तो मैं अभी रात को गाड़ी उठाऊँ और भी निकल जाऊँ, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कार नेट मेरे पास ऑलरेडी 12 वो 1 साल का तैयार होता गाड़ी है का। हाँ, एक ख़त्म होता है, दूसरा मेरे पास तैयार होता है पहले ही। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप के अंदर वो इंटरेस्ट हो।
और जब आप एक जर्नी करके वापस आओगे ना, फिर उसके बाद मज़ा ही मज़ा है। फिर आप कहोगे यार ये ऐसा कीड़ा है, एक बार किसी को काट लेना तो फिर समझ लो आप गए, ख़त्म। फिर वो ख़त्म होगा, आप कहोगे तो मेरे को फिर जाना है। और इसका मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई खुद करो, छोटा करो, भले छोटा ट्रिप करो, जरूरी नहीं कि आपको 120 दिन लगाने हैं, छोटा ट्रिप करो, बट डू इट योरसेल्फ, लर्न करो, सीखो इससे, तब मज़ा है इस चीज़ का। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ टर्बन ट्रैवलर अमरजीत सिंह चावला जी। अमरजीत सिंह चावला जी ने एक बड़ी फेमस पंजाबी गाना था कि दिल होना चाहिए जवां उम्रा चे की रखे, तो वो मेरे ख्याल से उसकी साक्षात मूर्ति हैं चावला साहब। और लगभग हमने 1 घंटा इस एपिसोड को शूट किया, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ आपने भी जाना होगा। अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग इस स्टाइल की करना चाहते हैं तो आप चावला जी का यूट्यूब का चैनल भी देख सकते हैं, और आगे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर प्लान करना हो आपने कोई ट्रिप। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और आपको ये वादा के साथ छोड़ के जाता हूं कि हम हर समय आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका बहुत प्यार मिल रहा है आपके इस चैनल बी द चेंज को, और इसी तरह आप हमें गाइड करते रहें और हमें बताते रहें कि कौन कौन से फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए। कोई पर्सनालिटी आपसे मिलना चाहते हैं आप, तो हमें बताइए, हम ज़रूर आपसे मिलवाएंगे। चावला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने। थैंक यू। और मैं आपकी ऑडियंस से मैं भी विनती करना चाहता हूँ कि बी द चेंज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनके चैनल को आप बढ़ाएं चढ़ाएं ताकि ये और लोगों को आपसे मिलवा सकें। और एक और जर्नी के बाद फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, फिर आपके साथ आएंगे आप ज़रूर के लिए जी। ज़रूर। थैंक यू सो वेरी मच।